मेरा काम मेरी पहचान, जिसमें मुलाकात होती है ऐसी शख्सियतों से, ऐसे लोगों से जिन्होंने कुछ अलग किया होता है, समाज की दहलीज को पार करके अपने दृढ़ निश्चय से आगे निकल करके समाज में एक अलग पहचान बनाई होती है। और आज हमारे स्टूडियो में हमारी खास मेहमान नुसरत बानो जी। आप जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं, साथ ही स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट टोंक में आप कार्यरत हैं। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम महिला जगत के सेगमेंट मेरा काम मेरी पहचान में। नमस्कार। नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। नुसरत जी, कहते हैं कि एक समय था जब महिलाएं बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा करती थीं। अगर हम आपके समय की बात करें तो उस समय पर महिलाओं में यूं कहें कि समाज को लेकर के भी अगर कहें इतनी ज्यादा आजादी नहीं थी कि उस समय पर अपनी पसंद का आप विषय चुन सकें या आप जिंदगी में कुछ कर सकें। उन सभी बाधाओं को पार करते हुए आपने उस समय लॉ प्रोफेशन को चुना, उसके बाद एग्जाम अपना क्लियर किया, अपना जो एक टारगेट था वो आपने फिक्स किया और आज आप इस मुकाम पर पहुंची। एक खास ओहदे पर आज आप हैं जहां पर आप महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, उनके अधिकारों को लेकर के बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकती हैं, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत आप बन सकती हैं। तो वो सारी जो शुरुआत है वो कैसे हुई? सबसे पहला प्रश्न आपसे मेरा यही है। देखिए, लड़कियों को अपना प्रोफेशन चुनने के लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होने की ज़रूरत है, मैं ये मानती हूँ। और स्पेशली उस ज़माने में जब हमारे सामने लॉ का प्रोफेशन महिलाओं के लिए इतना ज़्यादा नहीं चूज़ किया करती थी जब महिलाएं, उस ज़माने में जब मैंने प्रोफेशन चूज़ किया तो ज़रूर बहुत सारी इसमें बाधाएं आई। बीच में काफ़ी लोगों ने अपोज किए, विरोध किए, घरों में, परिवारों में होता है जैसा कि ये प्रोफेशन चूज़ करना जो है आप लोगों आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। लेकिन मैं जब डिटरमाइंड थी कि मुझे इसी प्रोफेशन में जाना है, लॉ पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं हमेशा लॉ के कॉलेज में टॉपर रहती थी, तो मुझे ये था कि इसी प्रोफेशन में जाना है। तो मैं लड़कियों को भी ये कहना चाहूँगी, एक प्रेरणा भी देना चाहूँगी कि जो प्रोफेशन, जिस भी प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं, जिसको भी चूज़ करना चाहते हैं, उसमें विरोधों का वो मत कीजिए। आप अपना डिटर्मिनेशन पूरा रखिए कि मुझे इसी में जाना है, चाहे उसके बीच में कितनी भी बाधाएं आती हों। जी, तो बाधाएं हमेशा राहों में आती हैं, लेकिन उन बाधाओं को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना ये बहुत ही बड़ा, कहते हैं कि मुद्दा होता है, एक मकसद होता है जो अगर हम महिलाएं अपनी जिंदगी में बना लें उस चीज को, मकसद को, तो निश्चित रूप से जो सफलता है वो आपके कदम चूमती है। बहुत सारी जगह पर अगर हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं नुसरत जी, कि हमारे संविधान में भी बहुत सारे ऐसे अधिकार दिए गए हैं जहां पर महिलाएं अपने कामों को कर सकती हैं, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि वो उनका अधिकार है। तो आज हम चाहेंगे कि खास तौर पर हम इसी विषय पर थोड़ी सी अपनी बातचीत का रुख रखें। कब और कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, क्यों ये जरूरत महसूस हुई कि महिलाओं को अधिकार दिए जाने चाहिए? सबसे पहले जन्म से भी पहले के अधिकार से प्रारंभ करूंगी कि सभी को समान रूप से जीने का अधिकार प्रत्येक को है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। इसीलिए पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 में बनाया गया कि उससे पूर्व क्या था कि गर्भ से ही जीने का अधिकार महिला से छीन लिया जाता था, गर्भ में ही लिंग का निर्धारण करके, और जैसे ही पता चलता था कि गर्भ में महिला का भ्रूण है, स्त्री का भ्रूण है, तो वो उसको समाप्त कर दिया करते थे। लेकिन अब भ्रूण के जो लिंग का निर्धारण किया जाना होता है वो भी एक दंडनीय अपराध बना दिया गया इस पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत, और इस तरह से जन्म से पहले से ही एक तरह से समानता के अधिकार की गारंटी दे दी गई है। फिर इसके बाद जन्म के पश्चात जो है उनमें एजुकेशन आती है, बच्चे की एजुकेशन। तो एजुकेशन में सभी बच्चों को समान एजुकेशन का अधिकार है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। यदि कोई ऐसा भेदभाव किया जाता है तो वो भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। शिक्षा स्थलों पर इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता कि कोई स्त्री है या पुरुष है। और इसी के उसमें एक कार्यस्थलों पर भी यौन उत्पीड़न से संबंधित जो कानून बनाए गए हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि महिलाएं जब एजुकेशन लेती हैं और कार्यस्थलों पर निकलती हैं तो वो यौन उत्पीड़न का सामना कई बार करती हैं, तो उनके लिए भी बचाव के लिए कानून बनाए गए हैं। जी, तो इन अधिकारों की आपने बात की नुसरत जी, तो आपसे जानना चाहेंगे कि किसी प्रकार से अगर किसी कारणवश इन अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो उस उल्लंघन के लिए किस तरीके के दंड का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान में है? देखिए, कोई भी अपराध होता है तो उसको दंड का प्रावधान जरूर होता है। तो ये इन जो ऐसे कृत्य हैं जिनको अपराध बनाया गया है उनमें
सबसे पहले तो महिला को जो गरिमा के साथ, सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, उसको गारंटी देते हुए कुछ एक कानून बनाए गए हैं, जिनमें से मैं तो एक पोक्सो एक्ट को भी इसी में एक गरिमामय जीवन जी सके स्त्री, और उसी का एक कानून मानती हूँ, क्योंकि सम्मान से जीने के अधिकार की बात कर रही थी। जहाँ विद्यालयों में, कॉलेजों में, कार्यस्थलों पर महिलाएं जाती हैं, कई बार पुरुष इस तरह से पीछा करते हैं कि उनको बड़ी परेशानी होती है सम्मान से जीने में, अपना काम करने में पीछा करते हैं या छेड़छाड़ करते हैं या उन प्रकृति का किसी भी तरह का अपराध करते हैं, तो उसके लिए भारतीय दंड संहिता में भी प्रावधान है, और 18 साल से कम के बच्चों के साथ अगर ऐसा कोई अपराध होता है तो उसके लिए पोक्सो अधिनियम में प्रावधान है। पोक्सो अधिनियम में वैसे दोनों जेंडर्स के लिए है, जहां 18 साल से छोटे लड़कों के लिए भी वही स्थिति है और लड़कियों के लिए भी वही स्थिति है। सम्मान से जीने का अधिकार सभी को है, और इसीलिए अगर यौन प्रकृति के अपराध उनके साथ कोई भी होते हैं तो उसके लिए पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। बलात्कार और इस तरह के मामलों के लिए आप जानते हैं कि धारा 376 भारतीय दंड संहिता में है, और उसी के लिए 18 साल से कम के बच्चियों के साथ अगर कोई बलात्कार होता है तो उसके लिए पोक्सो अधिनियम है, जिसमें दंड के प्रावधान काफी अधिक रखे गए हैं, बहुत अधिक दंड की, उसमें फांसी तक की, मृत्युदंड तक की सजा उसमें हो सकती है। इसी तरह क्रिमिनल लॉ है, उसमें सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता जो है, उसमें अगर कोई महिला भी अपराधी होती है तो उसने अपराध किया है, उसको कानून के हिसाब से सजा मिलेगी, लेकिन उसे भी डिग्निटी से जीने का अधिकार है। उसके लिए जो राइट्स उसको दिए गए हैं उसमें यह है कि महिला की गिरफ्तारी अगर की जाती है तो वो किसी महिला अधिकारी द्वारा ही की जाएगी, पुलिस की महिला अधिकारी होगी, वही गिरफ्तारी कर सकेगी, और गिरफ्तारी भी उसकी सनसेट के बाद नहीं हो सकती। और इसके अतिरिक्त उसको पूछताछ के लिए थाने पर नहीं बुलाया जा सकता, जहां वो रहती है, जहां रिजाइडिंग उसका प्लेस है, वहीं पे उसको वहीं से उससे पूछताछ की जाएगी, किसी भी तरह की पूछताछ यदि की जाती है तो केवल एक अपराधी होने के कारण उसकी डिग्निटी को के साथ खिलवाड़ किया जाए, वो स्थिति नहीं रहती है। जी, तो नुसरत जी, अब आपसे यहाँ भी ये भी जानना चाहूंगी कि किसी भी स्थिति में अगर किसी भी प्रकार से महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है तो कहते हैं कि न्यायालय एक ऐसी जगह है जहाँ पर उन्हें लगता है कि उन्हें न्याय मिलेगा, तो क्या उसकी प्रक्रिया रहती है? अगर किसी महिला के अधिकारों का हनन होता है, वो किस तरीके से न्यायालय की शरण में जा सकती है, किस प्रकार से अपने अधिकारों का हनन होने से खुद को बचा सकती है और सम्मान से अपने जो जीने का अधिकार है उसे वापस पा सकती है? देखिए, महिलाओं के लिए एक निःशुल्क विधिक सहायता की भी प्रावधान किए गए हैं। वैसे तो आप जो है किसी भी वकील के पास जाकर के अपनी समस्या बताएंगे तो वो कोर्ट में किस तरह से कंप्लेंट पेश करनी है या थाने में एफआईआर दर्ज करानी है, वो आपको इस बारे में सलाह दे सकते हैं। और यदि अगर फाइनेंशियली महिला के पास इतनी सुविधा उपलब्ध नहीं है कि उसके किसी वकील को कर सके, तो उसको एक सरकार की तरफ से निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। उसमें जाके वो अपनी समस्या के बारे में बता सकती है, वहां से उसको अलग से वकील कराया जा सकता है, सरकारी वकील की सहायता मिलती है और वो उसके लिए अपने अधिकारों के लिए कोर्ट में आ सकती है। और ये जो उसके विधिक अधिकार होते हैं, देखिए विवाह के बाद भी महिलाओं को कई बार बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके लिए जो है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भी बना है, और दहेज उत्पीड़न से संबंधित भी कानून है, 498A भारतीय दंड संहिता का कानून है, जिसमें भी उनको इससे प्रोटेक्शन मिल सकता है। जी, कहते हैं कि हिंसा का बहुत बड़ा कारण एक होता है कि अगर एक महिला जो है वो स्वावलंबी नहीं है, अगर वो आत्मनिर्भर नहीं है। अभी अगर हम हाल की बात करें तो कुछ समय पहले ही प्रॉपर्टी के बारे में जो अधिकार है कि आज बेटा है और बेटी है तो दोनों को बराबर का अधिकार मिलेगा माता पिता की संपत्ति में, हम चाहेंगे कि उसके बारे में भी आप कुछ हमारे श्रोताओं को बताएं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है जिसको दहेज की समस्या से रिलेट करना चाहूंगी। देखिए, दहेज की प्रथा क्यों प्रारंभ हुई थी? मैं ये मानती हूँ कि दहेज की प्रथा समाज में इस कारण से प्रारंभ हुई, इसके लिए केवल लड़के के परिजन ही जिम्मेदार नहीं है। मैं मानती हूँ कि लड़कियों के परिजन भी इस दहेज प्रथा को जन्म देने के लिए जिम्मेदार हैं। प्रारंभ से शायद ये पुरुष डोमिनेंस की वजह से ये रही होगी स्थिति कि जो संपत्ति के अधिकार होते थे उनमें पुरुषों को, अपने पुत्रों को तो संपत्ति का हिस्सा जो है विरासत में दिया जाता था, लेकिन महिलाओं को उससे वंचित कर दिया जाता था। और महिलाओं को एक दहेज के रूप में उनको कुछ सामान, कुछ गिफ्ट,
कुछ और सोने चांदी के जेवरात वगैरह दे के उनको अपने ससुराल की तरफ उनको जब वो जाती थी तब उनके साथ दिया जाता था जी। तो ये समस्या यहीं से पैदा हुई। मैं ये मानती हूँ कि लड़कियों को विरासत का अधिकार नहीं देना उनके साथ एक सबसे बड़ा अन्याय है, क्योंकि वो फाइनेंशियली जरूरी नहीं है कि हर लड़की को इतना साधन मिल पाए कि वो एजुकेटेड हो या एजुकेट होकर के आजकल तो नौकरी अपनी उसके हिसाब से नौकरी कर पाए, अपनी डिग्निटी के हिसाब से उसको नौकरी मिल पाए। लेकिन यदि उसको जो प्रॉपर्टी से संबंधित, विरासत से संबंधित जो राइट्स दिए गए हैं, हिंदू लॉ में भी हैं, मुस्लिम लॉ में भी हैं, सभी कम्युनिटीज में विरासत से संबंधित जो अधिकार दिए गए हैं, यदि वो उन अधिकारों को ले पाती है, प्राप्त कर पाती है, तो उसको एक सिक्योरिटी और सेफ्टी की सिचुएशन उसके पास रहेगी और उसे कोई भी समस्या आने पर उसे ये दिक्कत नहीं आएगी कभी भी कि मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है। उसका जो विरासत में जो संपत्ति का अधिकार जो प्राप्त होगा उससे उसे बहुत ज्यादा सुरक्षा का भाव भी प्राप्त होगा और समस्या आने पर वो उसका उपयोग भी कर सकेगी। सखियों, आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं नुसरत बानो जी से, जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश टोंक में कार्यरत हैं। नुसरत जी, आज आप इस ओहदे पर हैं, आप महिलाओं के अधिकारों को खुद अपने किस नजरिए से देखती हैं? महिलाओं के अधिकारों की में जागृति की बहुत जरूरत है, मैं जहां तक मानती हूँ। अधिकार कानून के जरिए महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, यहाँ तक कि जैसा मैंने बताया कि जन्म से मृत्यु तक के इतने इंतजाम सरकार ने कर दिए हैं कि आपको बहुत सारे कानूनों की जैसे भरण पोषण का अधिकार भी है, तो वृद्धावस्था में भी अगर आपको कोई समस्या होती है तो आपके पुत्रों से, पुत्रियों से, उनसे भी आपको भरण पोषण मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन अधिकारों की जागरूकता नहीं है। बिल्कुल। और यदि जागरूकता के साथ यदि इन अधिकारों को मांगने के लिए जब हम जाते हैं, या कोई भी महिला जब अधिकारों को मांगने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, पुलिस का दरवाजा खटखटाती है, तो समाज में उसकी आलोचना होने लगती है। तो मैं चाहती हूँ कि सारे समाज को इस चीज को एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि महिलाओं के जो अधिकार हैं उनके बारे में अगर उनको जागृति आती है, जागरूकता होती है और वो अपने अधिकारों के लिए न्यायालय का, पुलिस का, कानून का दरवाजा खटखटाती हैं, तो उसे एक इजी वे में लेना चाहिए, ना कि उसकी आलोचनाओं पर आ जाए। बिल्कुल। और कहते भी है ना कि अगर समाज में कोई बदलाव होता है, किसी तरीके के कोई कानून बने हैं, चाहे आपके अधिकारों को लेकर हो गए या फिर आपकी कहते हैं कि संयमता को लेकर के हो गए, तो वो अधिकार आपके कहीं ना कहीं फायदेमंद होते हैं, वो आप ही के फायदे के लिए बनाए गए हैं। तो उन अधिकारों का इस्तेमाल करना और उनके प्रति जागरूक होना, सबसे बड़ी बात है कि आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। और नुसरत जी, जितना मेरी जानकारी में है कि आजकल बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जहां पर जान करके आप कानूनों के अधिकारों के बारे में या आपके बारे में क्या अधिकार जो बनाए गए हैं, आप उन सभी की जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल सही है, ऐसी जानकारी आपको आराम से मिल सकती है। इसके अलावा भी आपके जो जिला स्तर पर जो आपके विधिक सेवा समितियां बनाई गई हैं, उनमें आप जाकर के कोई सलाह ले सकते हैं, वहां निःशुल्क सहायता ले सकते हैं। तो बहुत जागरूकता के बहुत साधन है, सिर्फ आपको वो जज्बा लाने की जरूरत है कि हमें उन अधिकारों का उपयोग करना है। बिल्कुल। और हमारे कार्यक्रम का मकसद भी हमेशा यही रहता है कि हम कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को जागरूक कर सकें, उनमें वो मोटिवेशन पैदा कर सकें कि आप अपने अधिकारों को लेकर के किस प्रकार से अपने आप को सशक्त बना सकती हैं, किस तरीके से आप जागरूक हो सकती हैं, अपनी जो जरूरतें हैं या अपने अधिकार हैं उनका आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। तो नुसरत जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने कार्यक्रम के माध्यम से दी। चलते चलते महिलाओं को कोई खास संदेश जो आप देना चाहें? महिलाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि लाइफ का बैलेंस अपनाएं। मैं मानती हूँ कि लाइफ जो है आपके बैलेंस के आधार पे ही चलती है। संतुलन आप लाइफ में बनाए रखेंगे। यदि आप कामकाजी महिला हैं तो अपने घर परिवार और कामकाज के बीच संतुलन बनाएं। यदि आप कामकाजी नहीं हैं या अभी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने के अलावा अपने कर्तव्यों को भी समझें। ये जरूरी नहीं है कि केवल अधिकारों के ही हिसाब से, अधिकार और कर्तव्यों में जब बैलेंस होता है तभी समाज सही रूप से चलता है। केवल अधिकारों पर ही मैं जोर नहीं दूंगी, कर्तव्यों पर भी जोर रहेगा कि अधिकार कर्तव्यों के बीच में बैलेंस रखते हुए अपने जीवन को जिए। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। वास्तव में अधिकार और कर्तव्य जब दोनों साथ मिलकर के चलते हैं तभी हम समाज को एक नई दिशा दे पाते हैं, समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन पाते हैं। तो नुसरत जी, आज आप अपना कीमती समय निकाल करके कार्यक्रम में पधारी, हमारी महिलाओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।